गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या वेरियस सेट्स के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। तो उसमें क्या हम लोगों ने देखा था कि यदि एक जनरल आदमी की सोच होगी तो कहेगा भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर वाटर क्या करना है, 20 मीटर की हेड, या कहेंगे कि हमारा स्टैटिक हेड ही वाटर चढ़ाना है। यदि इसकी लगभग न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं 10 मीटर या 10 मीटर, तो एक आम आदमी क्या कहेगा कि भाई उसे सिर्फ 20 मीटर की ऊंचाई वाला पंप चाहिए, ये कहेगा। और जो वो कहेगा, ये जो हेड होता है इसको हम कहते हैं स्टैटिक हेड। क्या कहते हैं? ये हमारा स्टैटिक हेड था, जो कि एक आदमी कहता है उसे 20 मीटर की हेड वाला पंप चाहिए, ठीक। लेकिन यदि उसे ये स्टैटिक हेड यदि 20 मीटर चाहिए, तो हम लोगों ने देखा था कि भाई जब यहां से जाएगा तो क्या होगा, एक HFS होगा, यहाँ पे भी एक फ्रिक्शन हेड लॉस जनरेट होगा, और साथ में यहाँ पे एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी हेड भी जाएगा, ठीक। तो आपको यदि एज ए इंजीनियर पता है कि यदि आपको 20 मीटर का पंप डिजाइन करना है, तो आपको 20 मीटर नहीं, इन लॉसेस को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। और आपको कहना पड़ेगा कि भाई आपको मैनोमेट्रिक हेड यानी जितना आपको चाहिए वो चाहिए। एक तो आपको ये HS चाहिए, ठीक, और साथ में इस पाइप में, सक्शन पाइप में जो लॉस होगा उसे HFS चाहिए, और साथ में ये HD डिलीवरी हेड चाहिए, और साथ में आपको चाहिए HFD यानी इसमें फ्रिक्शन, ठीक है। और साथ में आपको चाहिए ये B1 स्क्वायर, ये लास्ट में काइनेटिक एनर्जी हेड भी तो होगा, क्लियर। इतनी एनर्जी तो वो क्या करने वाला है, जब पंप एग्जिट करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है वाटर की, किसी न किसी वेलोसिटी से बाहर निकलता है, वो इतना एनर्जी है। यानी आपको यदि 20 मीटर का पंप चाहिए तो आपको 20 मीटर का पंप नहीं लेना है, आपको इन मान लीजिए ये 2 मीटर का ये हेड, 2 मीटर का ये हेड, और 4 मीटर की मान लीजिए काइनेटिक हेड, तो आपको जरूरत पड़ेगी 20, 2 22, 2 24, 4, यदि 4 मीटर मान लीजिए तो 28 मीटर, यानी आपको 28 मीटर हेड का पंप चाहिए होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लॉसेस को भी कंसीडर करना है, क्योंकि यदि आपने पंप सिर्फ 20 मीटर का लिया तो ये आपके लॉसेस क्या करेंगे, उस 20 मीटर कैपेसिटी को घटा करके सीधे 12 पे कंसीडर करा देंगे, क्लियर। तो 12 मीटर से ज्यादा आपको वाटर हेड पे मिलेगा नहीं, ठीक। इसी चीज को मैंने कहा था कि भाई ये हेड आपको इतना हेड ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये हेड प्रोवाइड आपको कौन कर रहा है, BW1U1/G, यानी जो हेड आपके इंपेलर ने गेन किया है वही तो आएगा। और साथ में इंपेलर के ब्लेड और उसी केसिंग में भी कुछ लॉसेस हो गए, तो इसे हम कह रहे थे लॉसेस इन पंप। यानी ये हेड आपको रिक्वायर्ड है, इतना हेड चाहिए, HS चाहिए, HFS चाहिए, HD चाहिए, HFD चाहिए, और B1/2G चाहिए। और ये हेड देगा कौन, ये हेड देगा आपका इंपेलर। ये कौन है, ये हेड जनरेटेड बाय इंपेलर ही तो है, हेड जनरेटेड बाय इंपेलर। आपको ये हेड चाहिए, ये हेड कौन जनरेट कर रहा है, इंपेलर। यदि हम पंप के लॉसेस को इसमें से घटा दें तो जितना हेड जनरेट होगा वो निश्चित तौर पर इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो आपका लिक्विड उस हाइट तक पहुंचेगा, क्लियर। ये जितनी वैल्यूज मैंने ली है सारी रफली वैल्यूज हैं, क्लियर, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, क्लियर, ठीक है। तो एक समझने के पर्पज से लिया, क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखा था कि हमारे पास 2 तरीके के हेड थे, ठीक। एक तो था हमारे पास कौन सा हेड, एक हेड था हमारे पास स्टैटिक हेड, जो सिंपली क्या कर रहा था, दोनों को सम कर रहा था। और एक था हमारे पास मैनोमेट्रिक हेड, जो कि क्या टोटल लॉसेस को भी कंसीडर करके मिलता है, ठीक। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ही है कि लॉसेस और इफिशियंसी, यानी पहले हम बात करेंगे लॉसेस की, और लॉसेस में को किस तरीके से एनकाउंटर किया जाएगा, किसमें, इफिशियंसी में लेकर के इस चीज के बारे में बात करना है, क्लियर। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक, और कौन कौन सी इफिशियंसी होती है। जिस तरीके से रिएक्शन टरबाइन में कौन कौन से आपकी इफिशियंसी आई थी, आपके पास थी कौन कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी थी, आपके पास हाइड्रोलिक इफिशियंसी भी थी, मैकेनिकल इफिशियंसी भी थी, ठीक। उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी बात करनी है कि अब पंप में कौन कौन सी आपके पास इफिशियंसी रहने वाली। तो जरा चेक करते हैं लॉसेस के बारे में, किसकी बात करते हैं, लॉसेस, ठीक। तो लॉसेस के लिए आपको सबसे पहले चेक करिए, आपके पास यदि कहीं पंप है
तो पंप में सबसे पहले आप क्या जनरेट करने वाले हैं, शाफ्ट पावर। सबसे पहले आप क्या प्रोवाइड करेंगे, पंप को ऑन करेंगे। तो पंप को ऑन करेंगे तो आपके पास होगी सबसे पहले क्या, शाफ्ट पावर होने वाली है। क्लियर। ये शाफ्ट पावर अब किसके पास जाएगी, ये जाएगी आपके इंपेलर के पास। क्लियर। यानी यहां से यहां पे भी ही एक लॉस आ गया। ठीक है। सबसे पहले आपने शाफ्ट पावर जनरेट की, ठीक, पंप को ऑन किया इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करके या किसी भी अदर मीन से, प्राइम मूवर कोई भी हो सकता है, मोटर हो सकती है। ठीक है। सबसे पहले आपने शाफ्ट पावर जनरेट की, फिर वो पावर गई इंपेलर के पास। ठीक। इंपेलर ने, तो इंपेलर से शाफ्ट पावर के बीच में भी एक लॉस अकर करते हैं, कौन से, मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। कौन से, मैकेनिकल लॉसेस। कौन से लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस। और मैकेनिकल लॉसेस कौन क्या हो सकते हैं, तो मैकेनिकल लॉसेस हो सकते हैं सिंपली क्या, फ्रिक्शन बिटवीन बेयरिंग। क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन बेयरिंग एंड शाफ्ट। क्या, जो फ्रिक्शन अकर कर रहा है, फ्रिक्शन बिटवीन बेयरिंग एंड शाफ्ट, बेयरिंग एंड शाफ्ट। ठीक। और क्या हो सकते हैं, डिस्क फ्रिक्शन हो सकते हैं। ठीक। जो आपने शाफ्ट में किसी भी तरीके से या आपके इंपेलर्स में किसी तरीके की इंपेलर और केसिंग के बीच में जो आप लगाए हुए हैं। ठीक। डिस्क फ्रिक्शन बिटवीन इंपेलर एंड केसिंग। ठीक। तो जो इंपेलर एंड केसिंग, क्योंकि आपने क्या किया कर रखा था कि आपके पास इंपेलर था, इंपेलर से जो रनर वेन्स थी, ठीक, रनर वेन्स भी किसी तरीके से माउंट होंगी। ठीक। तो उनके बीच में भी जितनी प्रकार की ये रिंग आपने बना रखी होंगी, वॉर्टेक्स चेंबर बना रखा होगा, ये भी क्या करेंगे, एक तरीके के आपके मैकेनिकल लॉसेस को ही कंसीडर कराएंगे। क्लियर। फिर इसके बाद बात करते हैं इंपेलर के बाद क्या आने वाला है, अब आपको मिलने वाली है आउटपुट पावर। इंपेलर ने सेंट्रीफ्यूगल एक्शन जनरेट किया और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन जनरेट करने के बाद आपको क्या मिलने वाली है, आउटपुट पावर जनरेट होगी आपके पास। क्या जनरेट होगी, अब आउटपुट पावर यानी हेड जनरेट होगा। ठीक। ये आउटपुट पावर होगी। ठीक। ये आउटपुट पावर जो जनरेट होने वाली है इंपेलर से निकल करके, ये होगी आपकी, इसमें जो लॉसेस अगर करेंगे यहां होंगे हाइड्रोलिक लॉसेस। क्या होंगे, हाइड्रोलिक लॉसेस। ठीक। और वहीं पे अब आपको एट द एंड आपको सिर्फ स्टैटिक हेड ही मिलता है। एट द एंड आपको क्या मिलेगा, स्टैटिक हेड मिलेगा, यानी स्टैटिक पावर मिलने वाली है। ठीक। स्टैटिक पावर यानी जो 20 मीटर का हेड आपको रिक्वायर्ड है वो मिलेगा। क्लियर। उसके बारे में तो यहाँ पे भी आपके जो पाइप में लॉसेस अगर करते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, यानी अदर मैकेनिकल, अदर हाइड्रोलिक लॉसेस होते हैं। क्लियर। अदर हाइड्रोलिक लॉसेस। तो चेक करिए, सबसे पहले आपके पास शाफ्ट में आपने सबसे पहले यहाँ पे शाफ्ट पावर एम्प्लॉय की होगी, वो पावर गई इंपेलर के पास। इंपेलर से फिर इंपेलर से वाटर बाहर आया तो आउटपुट पावर यानी आपका वाटर कहाँ पे, हेड की ओर ट्रांसफर हुआ। ठीक। और लास्ट में एट द एंड सारे पाइपों से ट्रेवल करता हुआ डिलीवरी पाइप से कहाँ पे, आपको उस हेड तक पहुंचा जो आपको रिक्वायर्ड है, यानी आपकी स्टैटिक हेड को कंप्लीट किया उसने। यानी सबसे पहले शाफ्ट, फिर इंपेलर, और आउटपुट पावर क्या है, ये केसिंग का एग्जिट मानिए, क्या, केसिंग का एग्जिट। ठीक। और ये वाली जो हमारी स्टैटिक पावर है ये कहाँ पे होगी, ये होगी डिलीवरी के एग्जिट पे, यानी जहां पे आपको चाहिए वाटर वहां पे। ठीक। और ये कहाँ पे आउटपुट पावर दिख रही है आपको, जब केसिंग से बाहर निकलेगा हमारा वाटर, यानी डिलीवरी पाइप में जब जैसे ही इंटर करेगा। क्लियर। तो इस तरीके से, तो ये तो मैकेनिकल लॉसेस तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। शाफ्ट से जब इंपेलर में हमारी पावर का ट्रांसमिशन होगा उस दौरान होते हैं, सिंपली क्या होते हैं, बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है या डिस्क फ्रिक्शन होते हैं, जो और उसके रास्ते में किसी भी तरीके के अवरोध पड़ते हैं उसकी वजह से। अब यदि बात करते हैं हाइड्रोलिक लॉसेस की, तो हाइड्रोलिक लॉसेस हमें दो तरीके के दिखे। क्या, किसकी बात करनी है, हाइड्रोलिक लॉसेस की। ठीक। तो हाइड्रोलिक लॉसेस दो तरीके के हैं, एक तो हमारे होते हैं मेन हाइड्रोलिक लॉसेस, क्या होते हैं, मेन हाइड्रोलिक लॉसेस, और दूसरे होते हैं हमारे पास अदर हाइड्रोलिक लॉसेस, अदर हाइड्रोलिक लॉसेस। ठीक। दो तरीके के हमारे पास हाइड्रोलिक लॉसेस हैं। तो मेन हाइड्रोलिक लॉसेस के बारे में बात करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला जो मेन हाइड्रोलिक लॉस होता है, यदि आपने क्या किया, जब आप इंपेलर को रन करते हैं तो क्या करता है हमारा इंपेलर, यदि हमने कुछ भी नहीं लगा रखा होता मान लीजिए इन केस,
तो ये इम्पेलर से डायरेक्ट वाटर टकराता और क्या रेडियली आउटवर्ड बाहर की ओर जाके टकराता, और इतनी तेज वेलोसिटी के साथ वाटर यदि आपने कहीं पे भी टकराया तो कुछ ना कुछ क्या होगा, उसमें फ्लैश जनरेट होगा, शॉक्स प्रोड्यूस होगी, ईडी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके के जो शॉक्स ईडीज होते हैं, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। तो कहीं पे भी सबसे पहला जो लॉस होता है यहाँ पे शॉक और ईडीज लॉस, शॉक या ईडीज लॉसेस इन इम्पेलर एंट्री एंड एग्जिट, इन इम्पेलर एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट। जब आपका इम्पेलर में इंटर करेगा लिक्विड, उस दौरान भी आपके शॉक्स प्रोड्यूस होंगे या ईडीज फॉर्म होंगी, क्योंकि आपने पहली बार रोटेशन दिया है, ठीक है। और एग्जिट पे भी जब आपका केसिंग पे टकराएगा वाटर, उस समय भी होगा, क्लियर। और इसके बाद ब्लेड फ्रिक्शन, ब्लेड फ्रिक्शन लॉसेस, ब्लेड फ्रिक्शन लॉसेस इन इम्पेलर, ठीक। इम्पेलर में की ब्लेड भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्या कर रही हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को चेंज करती हैं, हमारी वेलोसिटीज में अंतर डालती हैं, उसकी वजह से एक लॉस अकर करेगा, ठीक। और यदि आपने वॉर्टेक्स चेम्बर या गाइड वेंस यूज कर रखी है तो उनमें भी क्या करेगा, लॉस अगर करने वाला है। तो उसमें भी क्या, यदि कोई भी दूसरी चीज यूज कर रखी होगी तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल शॉक्स और एडीज, फ्रिक्शनल शॉक्स एंड एडीज इन गाइड वेंस और इन गाइड वेंस लगा रखी होंगी, और ये क्या लगा रखा होगा, वॉर्टेक्स चेम्बर। तो वॉर्टेक्स चेम्बर में भी जो ब्लेड्स लगी हैं वो भी क्या कर रही हैं, वो भी एक तरीके का फ्रिक्शनल या तो शॉक्स प्रोड्यूस करेंगी या एडीज फॉर्म करेंगी या ब्लेड फ्रिक्शन ही करेंगी। तो इस तरीके के ये मेन हाइड्रोलिक लॉसेस होते हैं, ठीक। वहीं अदर हाइड्रोलिक लॉसेस में बात करें तो क्या होगा, फ्रिक्शनल हेड लॉस, फ्रिक्शनल हेड लॉस, ठीक, फ्रिक्शनल हेड लॉस या कह सकते हैं, और फ्रिक्शनल हेड लॉस एंड माइनर लॉसेस इन सक्शन पाइप, इन सक्शन पाइप, यानी आप किसकी बात कर रहे हैं, एचएफएस की, और एंट्री या एग्जिट लॉसेस की। एंट्री या एग्जिट लॉसेस जो होते हैं आपके, एंट्री और एग्जिट लॉसेस, किसी पाइप में इंटर करने से पहले भी माइनर लॉसेस होते हैं, और एग्जिट करते समय भी क्या होते हैं, माइनर लॉसेस अगर करते हैं। फ्रिक्शनल हेड लॉस यानी एचएफएस की बात कर रहे हैं, जो 4FL b²/2dg से निकालते हैं आप डार्ची-विसराय के इक्वेशन से। सेम यही चीज अगर करने वाली है कहाँ पे, फ्रिक्शनल हेड लॉस एंड माइनर लॉसेस कहाँ, इन डिलीवरी पाइप में भी यही सेम चीज अगर करने वाली है, ठीक। तो जो ये मेन हाइड्रोलिक लॉसेस है वो तो हमारे इम्पेलर से आउटपुट पावर यानी केसिंग के एग्जिट के बीच में अगर करते हैं, वहीं अदर हाइड्रोलिक लॉसेस हम कहाँ पे कंसीडर करते हैं, जो हमारी डिलीवरी में, जब हमारे केसिंग से लिक्विड डिलीवरी में जाएगा तो उस दौरान जो डिलीवरी पाइप में लॉस होगा और जो सक्शन पाइप में सक्शन होके आ रहा होगा लिक्विड, उस दौरान जो लॉस होगा उस पर बात करते हैं, ठीक। इसके बाद एक और लॉस होता है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक लॉसेस। क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक लॉसेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं लीकेज लॉसेस। क्या कहते हैं, लीकेज लॉसेस, ठीक, लीकेज लॉसेस। तो तीन तरीके के लॉसेस होते हैं। अब लीकेज लॉसेस क्या होते हैं कि जब भी कहीं पे भी कुछ ना कुछ लिक्विड ऐसा होता है जो मिस करता है, क्या करता है, मिस आउट होता है फ्रॉम द इम्पेलर वेन्स। सम लिक्विड may be escaped through impeller veins क्या होने वाला है, escape कर जाता है impeller veins से, या फिर और कौन सा, impeller veins, या इसी को कह सकते हैं, या and goes to कहाँ जाने वाला है ये, हाई हेड जोन टू लो हेड जोन, यानी ऐसा लिक्विड जो क्या करने वाला है, आपके इम्पेलर से क्या कर जाए, मिस आउट कर जाएगा। अब यदि वो इम्पेलर से मिस आउट कर गया है तो उसका जो हेड है वो हेड कैसा रह जाएगा, लो हेड रहेगा, और यदि लो हेड होगा तो वो उस हाइट तक कभी नहीं पहुंच पाएगा जिस हाइट के लिए हमें लिक्विड को पहुंचाना है, क्लियर। जो लिक्विड अब मान लीजिए इंटर किया तो कुछ लिक्विड ऐसा क्या होगा जो मिस आउट कर जाएगा आपके इम्पेलर से, और यदि वो इम्पेलर
कि उसमें एक्शन में आया ही नहीं तो हेड ही में जनरेट नहीं होगा, उसमें हाई हेड जनरेट ही नहीं होगा, तो वो कहाँ पे लो हेड जोन में कहीं पे फंस जाएगा। और यदि लो हेड जोन पे है तो वो लिक्विड कभी भी आपके डिलीवरी हेड पे तो नहीं पहुंच सकता ना, ठीक। तो ये क्या है, एक तरीके का लीकेज लॉस है। वो लिक्विड क्या होगा, फिर वहीं पे अपना इडीज फॉर्म करता रहेगा, वही घूमता रहेगा और क्या होगा, निश्चित तौर पे वहीं पे अपनी एनर्जी को लूज करता रहेगा। और जब आप पंप बंद करते हैं उस दौरान जो लिक्विड आपके पंप में बचा रह जाता है वो लिक्विड इसी तरीके का लिक्विड होता है जो कि क्या हो जाता है, मिस आउट हो गया है आपके इंपेलर एक्शन से। क्लियर। तो इस तरीके से ये वेरियस लॉसेस हो गए, ठीक। क्लियर। अब इसके बाद जब लॉसेस हैं कहीं पे तो निश्चित तौर पे उनको अकाउंट करने के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, इफिशियंसी। तो आपको जैसे ही दिखाई दे रहा है कि शाफ्ट पावर और इंपेलर के बीच में कैसे लॉसेस है, मैकेनिकल लॉसेस है। कैसे है, मैकेनिकल लॉसेस है। तो निश्चित तौर पे आपको इन लॉसेस को अकाउंट करने के लिए कितनी परसेंट पावर का लॉस करेंगे उसके डिफाइन करने के लिए आपको एक इफिशियंसी देनी पड़ेगी। तो एक इफिशियंसी आपको यहीं पे मिल जाएगी, आपकी कौन सी इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी। कौन सी, मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक। मैकेनिकल इफिशियंसी है, ठीक। तो निश्चित तौर पे यदि मैकेनिकल इफिशियंसी है तो निश्चित तौर पे इन दोनों के बीच में ही तो मैकेनिकल लॉस अगर किया है, यानी आपकी इंपेलर पावर, ठीक, और अपॉन में यदि कह दिया जाए शाफ्ट पावर, क्या, शाफ्ट पावर, ठीक। तो शाफ्ट पावर तो आपको क्या करनी है, गिवन करेगा जो हर एक पंप होगा, ठीक है, उसके हिसाब से। और इंपेलर पावर आपकी कैसे जनरेट होगी, तो सिंपली रो जी क्यू, और हेड कौन सा आपने जनरेट कर रखा है, BW1U1G, या इतना ही हेड तो जनरेट करता है, ठीक। सिंपली MGH का फॉर्मूला यूज करिए, M रो और Q क्या बन जाएगा, M और G, और ये H कौन सा हेड है, ये हेड है आपका जो आपका इंपेलर जनरेट कर रहा है, यानी BW1U1/G। तो सिंपली मैकेनिकल इफिशियंसी क्या हो जाएगी आपकी, रो G, तो ये G से G क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली रो Q BW1 ठीक है। या क्लियर, या हेड के फॉर्म में अलग अलग लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, रो क्यू जी, ठीक है, और इनटू में जी। तो ये क्या बन जाएगा आपका, चेक करिए, ये एम, ये जी, और ये क्या है आपका पावर पर यूनिट हेड। एक तरीके से क्या हेड ही तो जनरेट कर रहा है, तो ये इंपेलर हेड, ठीक। और साथ में आपका आ जाएगा क्या, शाफ्ट पावर, ठीक। तो ये एक मैकेनिकल इफिशियंसी हो गई। क्लियर। इसके बाद आपका कहां पे, इंपेलर से आपकी केसिंग के बीच में आ रहे हैं, ठीक। हाइड्रोलिक लॉसेस को अकाउंट करना है तो उसके लिए दिया जाती है आपकी मैनोमेट्रिक इफिशियंसी। क्या दी जाती है, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, ठीक, जो आपके हाइड्रोलिक लॉसेस को कंसीडर करेगी। तो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, सिंपली इफिशियंसी मैनो, ठीक। तो आपका रियल में ये किसके आउटपुट पावर और इंपेलर पावर के बीच में है, ठीक। तो आउटपुट पावर, तो आउटपुट आपको क्या चाहिए, यानी HM। यदि हेड के टर्म में बात करें तो मैनोमेट्रिक हेड आपको चाहिए, ठीक। और उसे जनरेट कौन कर रहा है, इंपेलर पावर, यानी BW1U1/G, ठीक। इंपेलर पावर यही तो है, क्लियर। आपके इंपेलर ने इतनी पावर जनरेट की है, आपको HM चाहिए, ठीक। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि HM मेरा क्या था, BW1U1/G और माइनस में यहां था लॉसेस इन पंप। इतने यदि पंप में लॉसेस हैं तो ये HM था, ठीक। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि HM अपॉन यहां पे HM, और इसको इधर ले आइए तो प्लस लॉसेस इन पाइप पंप। तो इसमें जो आपके हाइड्रोलिक लॉसेस अगर किए हैं उसको अकाउंट करने के लिए आप मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी देते हैं, ठीक। ये तो फॉर्मूले थे हेड के टर्म में। अब यदि इन्हीं को पावर में बदलना है तो पावर में बदलने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली रो जी एच आपको पता है, तो रो इंटू क्यू इंटू जी और कर दीजिए, ये एच एम आ जाएगा, ठीक। क्लियर। आपको मैनोमेट्रिक हेड ही तो जनरेट करना है, और रो ये क्यू क्या है, मेरा वॉल्यूम फ्लो रेट है, ठीक, उसमें एमजीएच बना दीजिए। इसी तरीके से यदि हम लोग इंपेलर पावर के लिए निकाल ही चुके हैं कि रो क्यू और ये BW1U1/G और इनटू में G, ठीक, इसको भी रो जी। तो इस तरीके से पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिजिकल क्या है इसको भाई देख लेते हैं कि भाई इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो मैनोमेट्रिक हेड का मतलब क्या है, पावर एक्चुअली डिलीवर्ड बाय द पंप। इसका मतलब क्या है कि पावर
एक्चुअली डिलीवर्ड बाय द पंप, डिलीवर्ड बाय द पंप, क्लियर, यानी आउटपुट पावर आपको कितनी मिल रही है। और जबकि दूसरे नीचे क्या है, पावर डेवलप्ड बाय द इंपेलर, यानी पावर डेवलप्ड बाय द इंपेलर, पावर डेवलप्ड बाय द इंपेलर, यानी इंपेलर जो हेड जनरेट करेगा या जो पावर जनरेट करेगा वही तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ हम आपके हाइड्रोलिक लॉसेस सर्कल कर रहे हैं, तब आपको मैनोमेट्रिक हेड मिल रहा है। क्लियर, इस तरीके से, क्लियर, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या जनरेट कर सकते हैं, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी को कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं एक लीकेज लॉसेस को कैसे कंसीडर किया जाए। आपने मैकेनिकल लॉसेस को कंसीडर किया मैकेनिकल एफिशिएंसी में, हाइड्रोलिक लॉसेस को कंसीडर कर लिया आपने, ठीक है, हाइड्रोलिक लॉसेस को कंसीडर कर लिया मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी में। अब बात करते हैं लीकेज लॉसेस की, कि लीकेज लॉसेस को, तो लीकेज लॉसेस को कंसीडर करने के लिए जो एफिशिएंसी दी जाती है आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो एफिशिएंसी क्या कहलाती है, आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहलाती है। कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यानी नीटा वी, तो इसको सिंपली कैसे, आपका एक्चुअल डिस्चार्ज, ये क्यू एक्चुअल, क्यू एक्चुअल बटे क्यू टोटल, ठीक। अब क्यू टोटल में क्या, लीकेज को कंसीडर कर लिया जाता है, यानी क्यू अपॉन क्यू प्लस डेल क्यू। तो जो एफिशिएंसी आपकी दी जाएगी वो क्या होगी, आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहलाने वाली है। क्या कहलाने वाली है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहलाने वाली है। क्लियर, फिर इसी तरीके से बात करें, ठीक है, अब बात करते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी भी इसी में कंसीडर कर ली जाती है, ठीक। तो ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में आपको पता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ओवरऑल एफिशिएंसी, क्लियर, तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, आपको पता है कि जितनी आपने एफिशिएंसी आपने डिफाइन कर रखी है उनका यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाती है, वो ओवरऑल एफिशिएंसी बन जाती है। यानी ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर क्या होती है, नीटा एम इंटू नीटा एच, हाइड्रोलिक, ये यहाँ पे हाइड्रोलिक नहीं है, कौन सी है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी है, और नीटा वी, इसको कर दिया जाए तो आपको क्या क्या है, जरा ओवरऑल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ओवरऑल एफिशिएंसी में आपको क्या मिलने वाला है, जरा चेक करिए। ओवरऑल एफिशिएंसी में आपको ये स्टैटिक पावर मिलने वाली है, लास्ट में आपको क्या है, ठीक। तो पंप ने आपका जो आउटपुट पावर जनरेट की है, क्लियर, हमारे पास मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी लास्ट थी, तो आउटपुट पावर, जो आपको आउटपुट पावर मिल रही है, आउटपुट पावर, और अपॉन में यदि इनिशियल में कौन सी है, शाफ्ट पावर, यहां से भी आपका बन सकता है, ठीक। आउटपुट पावर आपकी क्या है, रो जी क्यू एच एम, ठीक, और अपॉन में शाफ्ट पावर, यही तो चाहिए आपकी, यानी इसके बीच में, ठीक। ये स्टैटिक हेड तो बाद की बात हो गई, क्लियर, क्योंकि स्टैटिक हेड तो जनरेट होता है, ठीक है, उसमें साथ में आपके क्या होता है, काइनेटिक हेड होता है, यानी वो एक तरीके का क्या होता है, आपका यही आउटपुट पावर ही होती है जो इंपेलर से मेन हाइड्रोलिक लॉसेस को हटाने के बाद मिल जाती है, ठीक। तो जरा चेक करते हैं, तो आप मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक, तो उसमें क्या था, रो जी, मैकेनिकल एफिशिएंसी इंपेलर और शाफ्ट पावर के बीच में दी गई थी। तो इंपेलर में जो गया होगा, यदि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को कंसीडर करके लिखा जाए तो टोटल लिक्विड गया होगा इंपेलर में, सबसे पहले तो टोटल लिक्विड Q प्लस Q, यही तो बनेगा, ठीक। और साथ में उसने हेड जनरेट किया BW1 U1G, ठीक, ताकि आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को कंसीडर किया जा सके, और अपान में क्या होगी, सॉफ्ट पावर होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई मैनोमेट्रिक हेड, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी किसके किसके, इसके बीच में आउटपुट पावर, यानी रो जी क्यू एच एम, और साथ में आपकी इंपेलर पावर, यानी इंपेलर पावर, तो फिर से रो जी, ठीक, क्यू BW1 U1 अपॉन जी, और साथ में यदि इसकी बात की जाए तो Q अपॉन में Q प्लस डेल Q, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल आउट करा देगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ये यहां से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। ये BW1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, रो जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको सिर्फ क्या मिलेगा, रो जी क्यू एच एम,
यानी ये वन मिल जाएगा और नीचे आपको सॉफ्ट पावर यानी आपको ओवरऑल इफिशियंसी मिल जाएगी। क्लियर? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ढेर आपकी चारों इफिशियंसी जो बन सकती हैं वो आपने डिस्कस कर लिया, लॉसेस डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।